परिवार में उसके माता पिता के अलावा उसकी एक छोटी बहन भी थी जो कि विवाह के लायक हो चुकी थी। एक दिन आदित्य अपने खेत में हाल चला रहा था कि तभी उसका मित्र कन्हैया उसके पास आकर बोला, अरे आदित्य, तुमने सुना? अरे गांव के मुखिया के घर जिसने चोरी की थी वो हमारे गांव का ही मोहनलाल है। और जब उससे पूछा गया कि उसने चोरी क्यों की तो उसने कहा कि उसकी मजबूरी थी। उसने ये भी कहा कि वो चोरी करना नहीं चाहता था। सब भाग्य का खेल है। अरे ऐसा वही करते हैं जो मेहनत नहीं करते और हमेशा अपने भाग्य पर रोते रहते हैं। मूर्ख कहीं का। अरे मूर्ख इतना भी नहीं समझते हैं कि मेहनत से ही भाग्य बनता है। इतना बोलकर आदित्य फिर से अपना हाल चलाने लगा और कन्हैया वहां से चला गया। शाम को जब आदित्य अपने घर की ओर जा रहा था तभी उसके कानों में एक साधु की आवाज टकराई। वहीं रुक जाओ। आदित्य ने जैसे ही पलट कर देखा तो उसने देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक साधु बैठे हुए उसे देखकर रहस्यमय अंदाज में मुस्कुरा रहे थे। क्या हुआ साधु महाराज, आपने मुझे क्यों पुकारा? कुछ देर पहले जब तुम अपने मित्र से बात कर रहे थे तब मैं तुम्हारे खेत के पास ही एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ तुम दोनों की बातें सुन रहा था। दरअसल मुझे तुम्हारे भाग्य की परिभाषा अच्छी लगी। अब कहना क्या चाहते हैं आप साधु महाराज? देखो, जिस मुखिया के घर पर जिस चोर ने चोरी की थी वो सत्य कह रहा है। उसने चोरी मजबूरी में की थी। मजबूरी हमसे हर वो काम करा लेती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उस चोर ने सही कहा था, सब भाग्य का खेल। अब लेकिन साधु महाराज, मैं अब भी अपनी बात पर अटल हूँ। इंसान अपना भाग्य अपनी मेहनत से बनाता है। जब कोई इंसान अपने जीवन में मेहनत नहीं करता तो वो सारा का सारा दोष भाग्य पर ही डाल देता है। आदित्य, मेहनत के साथ साथ इंसान का भाग्य अच्छा होना भी आवश्यक है। अगर इंसान का भाग्य अच्छा नहीं हुआ तो उसकी सारी मेहनत बेकार जाती है और उसकी सारी योजना धरी की धरी रह जाती है। अब क्षमा कीजिए साधु महाराज, लेकिन वह इस बात पर विश्वास नहीं करता। मैं कोई साधारण साधु नहीं हूँ आदित्य। मुझमें भूत, भविष्य, वर्तमान देखने की क्षमता है। तुम्हें बहुत जल्द मेरी बातें समझ आ जाएंगी। इतना बोलकर साधु वहां से चला गया। आदित्य अपने घर पर पहुंचा ही था कि तभी उसकी माँ रुक्मणी उससे बोली, अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। क्या हुआ माँ? आदित्य, अब तुम्हारी बहन मोहिनी विवाह के लायक हो गई। हमने उसके लिए अच्छा वर भी ढूंढ लिया। लड़का बहुत अच्छा है और हमारे गांव के जमींदार का दूर का रिश्तेदार भी है। अरे आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं अपनी बहन का विवाह खूब धूमधाम से करूंगा। हाँ, मेरी फसल सारे राज्य में बहुत अच्छी होगी है। बस कुछ दिन बाद फसल की कटाई प्रारंभ होने वाली है। मैं अपनी फसल को राज्य में बहुत अच्छे दाम में बेचूंगा और फिर देखना आप अपनी बहन का विवाह धूमधाम से करूंगा। आदित्य के परिवार वाले मुस्कुराने लगे। मगर अगले दिन जब आदित्य अपने खेत पर गया तो खेत का दृश्य देखकर वो पूरी तरह से घबरा गया। इसके वहाँ नहीं, यहाँ दिखाओ। आओ भी लूडो पे खेलो लूडो नए अंदाज में। यहाँ गेम के फीचर्स देते हैं आपको फुल कंट्रोल। अरे अरे ये क्या? मेरी फसल
कीड़े लग गए। ये कैसे संभव हो सकता है? हे भगवान, मुझे जल्द से जल्द अपने खेत में दवाई छिड़कनी होगी, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आदित्य उसी दिन अपने खेत में कीटनाशक दवाई छिड़क दी। उसने बहुत प्रयास किया मगर कीड़े लगना बंद नहीं हुआ और आदित्य की फसल बर्बाद हो गई। अपनी मेहनत को इस तरह से बर्बाद होता देख आदित्य उदास हो गया और चुपचाप अपने घर चला गया। उसे उदास देखकर उसकी माँ रुक्मणी उससे बोली, क्या हुआ आदित्य, तुम उदास क्यों हो? आदित्य सारी घटना बताते हुए बोला, माँ, हमारी सारी फसल बेकार हो गई। मेरी समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं मैं। चिंता मत करो, तुम तो हमेशा अपने मेहनत को ही भाग्य समझते हो, तो फिर क्यों रोते हो? जाओ, जाकर जमींदार से कर्ज ले लो और केशव नगर से बीज खरीद कर ले आओ। अपनी माँ की बात सुनकर आदित्य जमींदार की हवेली पर चला गया और सारी घटना बताते हुए बोला, जमींदार साहब, मुझे बीज खरीदने के लिए कर्ज चाहिए। तो देखो आदित्य, मुझे तुम्हें कर्ज देने में कोई आपत्ति नहीं है, पर तुम तो जानते हो कि मेरा ब्याज बहुत भारी होता है। सोच लो, क्या तुम समय पर मेरा कर्ज चुका पाओगे? जमींदार साहब, सारा गांव जानता है कि मैं मेहनती और ईमानदार भी हूँ। मुझ पर थोड़ा तो भरोसा कीजिए। हाँ, सही बात कह रहे हो, लेकिन बेटा आदित्य, क्या है ना कि भरोसा करके उधार दिया जाता है, ब्याज पर कर्ज नहीं। अगर तुम मेरा कर्ज समय पर नहीं चुका पाए तो मैं तुम्हारे खेत पर कब्जा कर लूंगा। आदित्य गहरी सोच में डूब गया क्योंकि उसके पास बीज खरीदने के लिए भी धन नहीं था। उसने अपनी सारी जमा पूंजी पिछली फसल में लगा रखी थी। कुछ देर बाद आदित्य सोचते हुए बोला, ठीक है, मुझे मंजूर है जमींदार। जमींदार ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं आदित्य को पकड़ा दी। आदित्य स्वर्ण मुद्राएं लेकर केशव नगर गया और अच्छे बीज खरीद कर ले आया। फिर वो पूरी मेहनत से खेतों में बीज बोने लगा। कुछ महीनों में उसकी फसल पककर तैयार हो गई, मगर जैसे ही फसल की कटाई का दिन आया, आदित्य ने देखा कि उसकी फसल में फिर से कीड़े लग गए और फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। ये देखकर आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए घर आया और सारी घटना अपनी माँ को बताते हुए बोला, माँ, सारी फसल बर्बाद हो गई माँ। ऊपर से मैं जमींदार का कर्जदार भी हो गया। अब हमारी बिटिया का विवाह कैसे होगा? अरे आदित्य, कुछ दिनों में लड़के वाले मोहिनी को देखने आने वाले हैं। ऐसे में तो मेरे सारे गांव के सामने नाक कट जाएगी। तभी वहाँ जमींदार आ पहुँचा और आदित्य से बोला, अरे ओ आदित्य, मैं अपना धन ब्याज सहित लेने आया हूँ। क्या हुआ भाई, कहाँ हो? जमींदार, मेरी सारी फसल बेकार हो गई है, मुझे कुछ समय की मोहलत और दे दीजिए। कुछ समय की मोहलत? ए बुड़बक, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे सारा गांव जानता है कि मैं किसी को मोहलत नहीं देता। देख भाई, वादे के मुताबिक मैं तुम्हारे खेत पर कब्जा करता हूँ। अगर तुम अपना खेत छुड़ाना चाहते हो, सीधी बात है, मेरा धन
ब्याज सहित लौटा दो और खेत ले जाओ। है For the last 2.5 years, FD rates were at its peak. Banks and stable money were offering up to 9.5. इतना बोलकर जमींदार वहाँ से चला गया। आदित्य के हाथ से उसका खेत भी चला गया। कुछ ही दिनों में उसके परिवार के भूखे मरने की नौबत आ गई। ये सब देखकर एक दिन आदित्य अपने पिता से बोला, पिताजी, 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 खेत भी हाथ से चला गया और घर में राशन भी खत्म हो गया। बेटा, मुझे लगता है कि हमारे बिटिया का विवाह अब कभी नहीं हो पाएगा। मैंने सुना है कि केशव नगर के महाराज विक्रम बहुत ही